वेलकम गाइज, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइज, हम लोगों की आज लेक्चर वीडियो नंबर 2 जो कि आपके हमने स्टार्ट किया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसका आज हम लोग आपके लिए लेक्चर नंबर 2 जो है वो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम देखने वाले हैं आपके मेजर एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन जिसके बारे में मैं आपको बता चुका था। हमने देखा था कि यूनाइटेड नेशन जो है वो किस तरीके से जो है वो काम करता था। ठीक है, हमने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन जो है वो किस तरीके से जो है वो काम करता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं गाइस? आज हम देखने वाले हैं उसके मेजर एजेंसीज को। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम पढ़ चुके थे। ठीक है, ये सब कुछ हमने देखा हुआ है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल क्या था, उसके बाद हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को डिस्कस किया, ट्रस्टीशिप काउंसिल को डिस्कस किया, सेक्रेटरीट को डिस्कस किया, लिस्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल्स को हमने डिस्कस किया, एंड फिर उसके बाद हमने कुछ नियर अबाउट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने इस लास्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस किए। गाइज, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके इंपॉर्टेंट एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब जो आपका यूनाइटेड नेशन है गाइज, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो है वो वर्ल्ड में वर्क कर रहा है ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर। कभी वो बात कर रहा है इंटरनेशनल, जैसे वो बात कर रहा था कि हम लोगों को पूरे इंटरनेशनल लेवल पर पीस एंड जस्टिस, चाहे वो सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल हो, उस पर हमने बात करनी है। इन्वायरमेंट को लेकर वो बात कर रहा है। एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ जो इस यूनिवर्स के में रहती है उसके लिए वो बात कर रहा है, चाहे वो पीस, चाहे वो वॉर को लेकर हो, है ना। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक गवर्नमेंट रहती है एक देश को चलाने के लिए, ही वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड को चलाने के लिए बनाई गई है। ठीक है ना, उसी को हम यूएन कहते हैं। अब यूएन जो है वो वर्क कैसे करता है? यूएन क्या है? यूएन जो इंस्टीट्यूशन है वो विद द हेल्प ऑफ इट्स एजेंसीज जो है वो वर्क करता है। अपनी एजेंसीज उसने, तमाम जो एजेंसीज उसने बनाई हुई हैं, उन्हीं एजेंसीज के साथ मिलकर वो जो है वो काम कर रहा है। फिर चाहे वो किसी की डेवलपमेंट को लेकर हो, ह्यूमन राइट्स को लेकर हो, इन्वायरमेंट को लेकर हो, है ना, हर एक चीज को जो है प्रॉपरली वे में वो जो है वो देख रेख कर रहा है। अब उसकी इंपॉर्टेंट एजेंसीज कौन सी हैं गाइस, वो आज हम देखने वाले हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट माना गया है। बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, तो हम लोग जो है एक एक करके जो है वो आपकी आज जो आपकी जो इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले गाइस एक बार और आपको मैं बता दूं, अगर आपको इस टॉपिक के जो आज की वीडियो लेक्चर है इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप सिंपली हमारा जेके एग्जाम क्रैकर ऐप जो प्ले स्टोर पर है, आप उसको वहां पर डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको जो है फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है और जहां पर आपको दिए आज के लेक्चर की जो है वो पीडीएफ मिलेगी। साथ ही साथ इससे प्रीवियस लेक्चर की जो वीडियो होगी हमारी लेक्चर की, उसकी पीडीएफ भी आपको वहां पर इजिली अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही साथ हम लोग मॉक टेस्ट भी वहां पर जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी आप जाकर वहां पर अटेंड कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में गाइस। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका पहला जो इंस्टीट्यूशन या एजेंसी आप कहते हैं यूनाइटेड नेशन की, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहली एजेंसी जो आ रही है गाइस, दैट इज, उसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग ILO भी कहते हैं। पेपर में आपको ILO भी दिया होता है। ILO स्टैंड्स फॉर व्हाट? ILO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। गाइस, इनकी जो है शॉर्ट फॉर्म्स को भी देख लीजिएगा और फुल फॉर्म्स को भी देख लीजिएगा। पेपर में कभी कभी शॉर्ट फॉर्म देकर जो है इनकी मीनिंग जो है एब्रीविएशन पूछी जाती है। जैसे पूछेंगे बताइए ILO स्टैंड्स फॉर, है ना, ILO किस लिए बना है? तो ILO किस चीज के लिए बना है गाइस आपका? इस ILO की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसको बनाया गया था गाइस 1919 में। ठीक है, 1919 में इसको बनाया गया है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है गाइस? याद रखिए, जेनेवा जो है इसका हेडक्वार्टर है। चलिए, हमें यह पता चला ये कब फॉर्म हुआ और यह भी पता चला कि ये इसका हेडक्वार्टर का है। अब इसके पर्पस को देखें कि इसका मकसद क्या था। इसका मकसद है टू इंप्रूव द कंडीशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द वर्कर्स। गाइस, अगर आप देखिए हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी जो है राइट टू एक्सप्लॉइट करके एक राइट है जो हम अपने वर्कर्स को दे रहे हैं, कि हम किसी भी वर्कर को जो है ऐसे कंडीशन में काम नहीं करवा सकते हैं जो उसके लिए, जहां पर उसकी लाइफ को लेकर जो है वो खतरा हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा आजकल जो हाईवे प्रोजेक्ट्स इधर स्टार्ट हुए हैं, तो वहां पर जितनी भी लेबर काम कर रही है तो आपने देखा होगा उनको हेलमेट, उनको वो जो जैकेट काइंड ऑफ पहनाई जाती है, वहां पर और भी चीजें आप देखते हो ना,
तो वो सारे के सारे जो हैं वो इसी ILO की वजह से ही जो है वो सब मुमकिन हुआ है। अब आप पूछोगे कैसे? ILO एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो तमाम जो वर्कर्स इस दुनिया में काम कर रहे हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए काम करती है प्रॉपर वे में। हर एक इंसान अपने लाइवलीहुड के लिए ही वर्क करता है और ILO एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबर क्लास है उसके लिए देखता है, उनको प्रॉपर उनकी यूटिलाइजेशन मतलब वर्क जो है उनको बराबर मिले, साथ ही साथ उनकी वर्किंग कंडीशन जो है वो बेटर हो, पीने का पानी वहाँ होना चाहिए और ना बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज हम देखते हैं कि जैसे आप भी किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो तो वहाँ पर आप जाते हो देखते हो फायर एक्सटेंशन लगा होता है, पानी का कूलर होता है, इंसेंटिव्स मिलते हैं, ये सब चीज़ें मिलती हैं। वो इसलिए मिलती हैं ताकि जो इंसान है वो एक्सप्लॉइट ना हो। अब देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो लेबर हमारे वर्ल्ड में है वो एक्सप्लॉइट ना हो, वो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क उनको मिले, प्रॉपर्ली उनको मिले ताकि वो एक्सप्लॉइट ना हो। इसके चलते ही ILO को जो है वो फॉर्म किया गया था 1919 में, ठीक है ना। पहले क्या कंडीशंस होती थी, जैसे स्लेवरी होती थी। स्लेवरी में क्या होता था, जो वो लोग क्या करते थे, जो राजा महाराजा होते थे वो लोग क्या करते थे, इंसान को खरीद लेते थे, एज अ स्लेव उसको बाय कर लेते थे और फिर उसको एक्सप्लॉइट करते थे, उससे 24 घंटे काम करवाना, उसके कंडीशंस को नहीं देखना, बैड कंडीशन है गुड कंडीशन में वो रह रहा है, क्या खा रहा है क्या पी रहा है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन हुआ कि इंसान के लिए कुछ राइट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही तमाम जितनी भी दुनिया में गवर्नमेंट्स थी, चाहे वो हम लोग नेशनल लेवल पर देख रहे हैं, तो उन्होंने क्या बात किया है, अपने लेबर को अनएक्सप्लॉइट करने से बचाने के लिए उनको राइट्स दिए हुए, जिसको हम राइट टू अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, कि हर एक इंसान को जो है वो वर्क करने का पूरा हक है, उसको वो काम कर सकता है और उसके लिए स्पेशल कंडीशंस भी रखी कि कोई आपको जितना आप काम करोगे उतना ही आपको पे मिलेगा, अगर आप उससे ज्यादा वर्क करोगे आपको जो है वो ओवर टाइम मिलता है। आप देखते हो ना, हम कहते हैं कि मैं ओवर टाइम कर रहा हूं, तो ओवर टाइम इज व्हाट, कि आपकी जो लिमिट थी कि आपको अगर मैं 500 रुपए दे रहा हूं तो उसके इतने से इतने 8 घंटे आपको काम करना, 8 घंटे के बाद अगर आप काम कर रहे हो दैट इज कंसिडर एज ओवर टाइम और उसके लिए मुझे आपको अलग से पे करना होगा। ये इसलिए ताकि जितनी आपकी मतलब जितना आप काम कर रहे हो उतने ही पैसे जो है वो आपको मिल रहे हैं, इससे आप एक्सप्लॉइट नहीं हो रहे हो। तो बेसिकली जो आपका ILO था, इसमें क्या था, इंप्रूव करना था कंडीशंस को, जहां वर्कर्स काम कर रहे हैं उस कंडीशन को ठीक करना है, लाइवली स्टैंडर्ड ऑफ द वर्कर्स, और जो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड है वर्कर्स का वो सही करना है। पहले जैसे मैंने आपको बताया ना, लोगों को क्या होता था, एक्सप्लॉइट करते थे। एक्सप्लॉइट कैसे, उनसे 24-24, 12-12, 16-16 घंटे काम करवाना और पैसे के नाम पर उनको कुछ भी नहीं देना। लेकिन आजकल आप देखते हो जितना जो काम करता है उसको उतना ही चीज जो है वो दी जाती है। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है, ILO की वजह से, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही हुआ है। दूसरी अगर एजेंसी का मैं बात करूं गाइस तो वो है आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट जो हुई है दैट इज 1948 में हुई है गाइस। इसको हम लोग WHO भी कहते हैं, सुना होगा आपने, न्यूज में होता है, आजकल कोविड चल रहा है तो WHO काफी न्यूज में है, ठीक है ना। तो देखिए WHO भी है, ठीक है, तो WHO को भी देखना है आपने, ठीक है। अब WHO क्या काम कर रहा है, पहले तो आपने इसका देखना है कि ये फॉर्म कब हुआ। तो इसके एस्टेब्लिशमेंट डेट जो है दैट इज 1948 और इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं गाइस, इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो हैं जिनेविया में, याद रखिएगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी वहां है और WHO भी वहां है। इसका पर्पस क्या है गाइस, अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ बाय ऑल पीपल, जितना हो सके लोगों की हेल्थ को लेकर जो है ये बात करता है। दुनिया में कोई भी जैसे वैक्सीनेशन, जो पोलियो करके जितनी भी वर्ल्ड में ऐसी प्रॉब्लम्स, अब हर कंट्री की कोई अलग प्रॉब्लम होती है। जैसे आज से तकरीबन 100-150 साल पहले इंडिया के लिए मलेरिया जैसी ऐसी बीमारियां जो है वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, तो हमने अब उसके लिए इंडिया रेडी नहीं होता था शायद उसको टैकल करने के लिए। तो उस ऐसे टाइम पर जो है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का आना, और वो लोग फिर क्या काम करते हैं, तमाम दुनिया में वो देखते हैं कि ये लोग जो है इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, मतलब हर किसी हेल्थ को लेकर। अब जैसे ऊपर उन्होंने वर्कर कंडीशन की बात की कि जो लेबर क्लास है उसकी, यहां पर वो लोगों की हेल्थ को इंप्रूवमेंट करने की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आज कोविड चल रहा है तो WHO जो है वो पूरी अपनी तरह से कोशिश कर रहा है कि वो किस तरीके से टैकल कर पाए इस कोविड-19 को, किस तरीके से वो इससे जो है वो मिनिमम नुकसान लोगों को पहुंचे, उसके लिए ये जो है वो वर्क कर रहा है। एजेंसीज, साइंटिस्ट, जितने भी लोग लग रहे हैं उनको खर्चा, जितना भी चीजें लग रही हैं दवाई बनाने के लिए, दिस ओनली द ओनली ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WHO इज स्पॉन्सरिंग, जो चाहे हम लोग कैपिटल की बात करें या जो भी चीज है वो WHO ही उनके
लिए कर रहा है। तो बेसिकली आपको ऐसा याद रखना है कि WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो लोगों की बेटर हेल्थ के लिए काम कर रहा है। जैसे आपके देश में हेल्थ मिनिस्टर होता है ना, तो वो लोगों की हेल्थ के लिए काम करता है, वैसे ही गाइज ये दुनिया की हेल्थ को लेकर जो है वो कंसर्न है कि दुनिया में जो है हर लोगों को जो है गुड हेल्थ जीने का पूरा हक है और हमें उनको गुड हेल्थ देनी भी है गाइज, ठीक है। उसके बाद गाइज हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, UNESCO, ठीक है, यूनेस्को भी इसको कहा जाता है गाइज। तो याद रखिएगा, यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इनकी एब्रीवेशंस जो है आपको पूरी होनी, याद होनी चाहिए। अब यूनेस्को की बात की जाए तो इसको एस्टेब्लिश किया गया है 1946 में, और इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं गाइज? इसके हेडक्वार्टर्स हैं आपके पेरिस में। अब बात की जाए इसके पर्पस की, को इसको बनाने के पीछे का क्या रीजन है, तो इसमें हमने प्रमोट करना था कोलैबोरेशन अमंग नेशन थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल। देखो, इसको बनाने के पीछे का रीजन हमारा ये था ताकि हम लोगों की एजुकेशन जो है वो आपस में एक्सचेंज हो सके, है ना। हम लोगों की जो सोशल लाइफ है वो आपस में एक्सचेंज हो सके, हम लोगों के जो कल्चर है वो आपस में शेयर हो सके। आज आप देखते हो जीन्स जैसी जो कल्चर है वो वेस्टर्न कल्चर है, लेकिन आज इंडिया जैसी कंट्री छोड़ के आप तमाम वर्ल्ड में चले जाओ तो आप देखोगे कि किस तरीके से हमारा कल्चर या उनका कल्चर जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है। तो यूनेस्को जो बेसिकली काम कर रहा है वो कर रहा है आपस में एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है, अगर कल को इंडिया कोई ऐसी चीज डिस्कवर कर लेता है तो इंडिया जो है एजुकेशन स्पेयर में दूसरी कंट्रीज को हेल्प करेगा कि भाई देखो मैंने इस चीज को ऐसे समझा है, तो एजुकेशन को वो बांटेगा आपस में, है ना। जैसे मान लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, एनिशिएंट वर्ल्ड को अगर हम देख ले तो इंडिया में बहुत सारी साइट्स उसकी हैं, तो इंडिया क्या कर रहा है, बाकी कंट्रीज को कहता आइए स्टडी कीजिए, अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन यहां से मिलती है तो ठीक है, आप पास्ट के बारे में जानोगे। वैसे ही एजुकेशन को लेकर, साइंस को लेकर एंड कल्चरल जो ये चीजें हैं इनकी ट्रांसमिशन आपस में होती रहे, इसी को चलते जो है हमने यूनेस्को जैसे इंस्टीट्यूशन को फॉर्म किया हुआ है, ठीक है ना, समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, दैट जो टॉपिक है दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA, ठीक है। IAEA को हम क्या कहते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ये क्या काम करती है? ये 1957 में इसको बनाया गया था और इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है गाइस? वीनिया में है, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है? टू प्रमोट पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक पावर ओवर ऑल द वर्ल्ड, ठीक है। याद रखिएगा कि जो एटॉमिक पावर है ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको बड़ा सोच समझकर यूज करना है, बिकॉज आपको पता है जो एटॉमिक वेपन्स हमारे पास है या न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास है वो कितने डिस्ट्रक्टिव हैं। लोग उसका कहीं गलत यूज ना करें, और उस गलत यूज करने से क्या होगा कि हो सकता है इस दुनिया की जो पीस है, जो स्टेबिलिटी है वो खतरे में ना हो जाए, स्टेबिलिटी से इंस्टेबिलिटी क्रिएट ना हो, पीसफुल जो माहौल है वो किसी ऐसी जो कंडीशन में ना बदल जाए जहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, है ना। तो ये जो एजेंसी है ये वर्क करती है कि दुनिया में जितने भी एटॉमिक रिसोर्सेज हैं, जिन कंट्रीज के पास सोर्सेज हैं, वो उसका भरपूर से यूज करें, बल्कि सही वे में यूज करें। कभी भी उसको ऐसे वे में यूज ना करें कि जिससे कि वो आने वाले फ्यूचर में या किसी दूसरे देश के लिए जो है वो खतरे का निशान बन सके या उनके लिए खतरा बन सके। तो एटॉमिक आपके पास एनर्जी है तो गुड है, अच्छा है, आप उसका बेटर वे में यूज कीजिए, ना कि गलत वे में। तो इसके चलते ही जो है इन एजेंसी को फॉर्म किया गया था। गाइज इनका मेजर जो पार्ट है वो याद रखिएगा कि ये वर्क क्या करती हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही याद रखना है, उसके अलावा बिल्कुल भी कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है आपका, आपने इसमें यही याद रखना है। चलिए गाइस नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस, नेक्स्ट जो एजेंसी आपकी आ रही है दैट वी कॉल्ड यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर व्हाट? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए 1946 में इसको बनाया गया है, हेडक्वार्टर्स इसके न्यूयॉर्क में है, और पर्पस क्या है इसका? टू प्रमोट चिल्ड्रंस वेलफेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। बच्चों के लिए ये इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाया गया है। इस एजेंसी का मेन मकसद क्या है? बच्चों का वेलफेयर करना है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे
आज आप देखते हो फ्री स्कूल वगैरह जो है वो खुल रहे हैं, जो है फ्री एजुकेशन जो है वो मिल रही है। कंट्री जितने भी देश हैं हमारे, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, जिधर के भी आप ऑल ओवर द वर्ल्ड ले लीजिए, उसमें क्या हो रहा है, यूएन उनको पैसा देता है इस बात का कि आप इंस्टीट्यूशन खोलिए, स्कूल खोलिए, ट्रेनिंग सेंटर खोलिए, अपने जो बच्चे हैं उनको गुड एजुकेशन दे दीजिए। अब बात की जाए जैसे आपने अगर आप देहाती इलाकों में रहते हो, अगर आप रूरल एरियाज में रह रहे हो, ठीक है ना, जैसे आप गांव वगैरह के स्कूल में देखो, वहां पर आपने देखा होगा मिड डे मील करके एक स्कीम जो है वो चल रही होती है, जहां पर स्कूल में बच्चों को खाना जो है वो परोसा जाता है। तो व्हाट डज दैट मिड डे मील स्टैंड्स फॉर? मिड डे मील का मतलब ये है कि बच्चों की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, अब उनकी एवरेज जब निकली है तो एवरेज के हिसाब से यह देखा गया है कि उन बच्चों को जितनी कैलोरीज हमें दिन की चाहिए उन बच्चों को नहीं मिल पाती है। बिकॉज ऑफ दैट वो बच्चे जो है वो लैक कर जाते हैं, उनकी जो है थिंकिंग पावर, रीजनिंग पावर है वो कम हो जाती है, फिजिकली दे आर नॉट गुड, है ना। तो उनको उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा करने के लिए जो सेंटर है उसने मिड डे मील करके स्कीम जो है वो खोली हुई है। किस लिए? ताकि हमारे लोगों की जो बच्चे हैं खासकर उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो कंप्लीट हो सके। तो कहीं ना कहीं सेंटर को भी प्रेशर होगा कि भाई आप अपने लोगों को देखिए, जो प्रॉब्लम्स है, सेंटर अब इतना पैसा कहां से लाता है, तो सेंटर देखिए गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं यूएन के अंडर रहेगी, उनसे पैसा लेकर आएगी ताकि हमारे लोग बच्चों का जो है वो वेलफेयर हो सके। आपने देखा होगा फ्री यूनिफॉर्म्स, फ्री स्कॉलरशिप आता है, जो हमारे देश में जो बच्चे जो लोग माइग्रेंट्स हैं, जो लोग मिनॉरिटी में हैं, जो लोग थोड़े अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में रहते हैं, सबके लिए जो है वो स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो हमारे यहाँ पर स्टार्ट की गई है, जिसके अंदर बात सिर्फ इतनी है कि बच्चों का ओवरऑल जो है हमने क्या करना है, उनका डेवलपमेंट करना है। तो बेसिकली जो आपका यूनिसेफ है, यूनिसेफ जो बात करेगा सिर्फ बच्चों के वेलफेयर की बात करेगा गाइज, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आ रहा है गाइज आपका यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, UNHCR इसको कहा जाता है। इसको एस्टेब्लिश किया गया है 1950 में और इसके हेडक्वार्टर्स हैं जेनीविया में। और इसका मकसद क्या है? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू रिफ्यूजीज, गॉट नोबेल प्राइज इन 1954 एंड 1981 में। गाइस याद रखिए गाइस, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसेप्ट है कि जो आपका UNHCR है, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, इसको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, एक 54 में और एक 1981 में। अब गाइज ये जो एजेंसी है ये किसके लिए काम करती है? यूनाइटेड नेशन की ये जो एजेंसी है, ये एजेंसी काम करती है उन लोगों के लिए जिनको हम रेफ्यूजीज कहते हैं। रेफ्यूजीज वो लोग होते हैं जो अपने देश से भाग कर दूसरे किसी देश में शरण लेते हैं बिकॉज ऑफ द इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड इन द एरिया, उनके एरिया में जो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो हो रही है उनको सेटल करने, उनसे भागकर वो दूसरे देश में जब शरण लेते हैं, उन लोगों को वहां पर रेफ्यूजी कहा जाता है। और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो रेफ्यूजीज के लिए वर्क करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिस भी देश में रेफ्यूजीज का आना है, जिस भी देश में रेफ्यूजीज की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है या रेफ्यूजी आ रहे हैं, ये एक इकलौता एक ऐसा एजेंसी है जो उन लोगों के लिए काम करती है। उनको कोई एक्सप्लॉइट ना करे, उनसे कोई गलत ना करे, उनको जो है जो है टेंट देना, रहने के लिए खाना देना, पीना देना, तमाम जो वर्क होता है गाइज, वो आपका जो है ये यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर जो है आपका रेफ्यूजीज के लिए ये काम करता है। अगर आप इसको गूगल करोगे तो आप देखोगे कि दुनिया के कितने सारे एरियाज में जो आपका UNHCR है वो किस तरीके से काम कर रहा होगा। आप देखोगे कि कहीं पर भी जहां पर रेफ्यूजी कैंप स्टैंड जो है सर्च करोगे गूगल के ऊपर, आपको सबसे पहले तो उस एरिया में जो फोटोग्राफ्स दिखेंगे वहां पर ऐसा करके एक वर्ड जो है आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जब भी आपको ये वर्ड मिलेगा आप समझ लेना कि ये वो एजेंसी है यूएन की जो रेफ्यूजीज के लिए काम कर रहा है। अब बेसिकली रेफ्यूजीज जो होते हैं, अब जिस देश से वो भाग गए होते हैं और जिस देश में वो चले गए होते हैं, वो देश उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है ना। वो देश तो कहेगा कि मेरे पास ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो मैं कैसे इनको जो है वो यहाँ पर अपने पास रखूं, तो वो उनके लिए एक बर्डन जो है वो साबित हो सकता है, तो वो उनको नहीं अपना सकता है, ठीक है ना। तो जो ये जो यूएन का जो एजेंसी है ये उस टाइम आकर इनके सामने जो है वो वर्क करती है, इनके लिए काम करती है कि भाई कोई बात नहीं, आप लोगों के उधर पे प्रॉब्लम है तो कोई नहीं, हम बैठे हैं यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम को हल करने के लिए, ठीक है गाइस। तो समझ आ गई आपको यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज का क्या काम है। उसके बाद आ रहा है गाइस आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। याद रखिए, अब दुनिया में जो ट्रेड और डेवलपमेंट होकर जो चलता है उसके लिए एक कॉन्फ्रेंस बनाई गई है जिसको UNCTAD कहा जाता है। इसके एस्टेब्लिशमेंट
1964 में की गई है और इसके हेडक्वार्टर्स की बात की जाए गाइस तो वो जेनेवा में है। और ये क्या काम करते हैं, प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, ये तमाम दुनिया में जो ट्रेड होता है उसको देखती है, टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। और साथ ही साथ ये डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं, अब कुछ डेवलप्ड कंट्री हैं और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज हैं। 1950 के बाद जो कंट्रीज आज़ाद हुई हैं कॉलोनाइजेशन से, उनको हम डेवलपिंग नेशन कहते हैं या थर्ड नेशन स्टेट्स भी हम उनको कहते हैं। ये वो स्टेट्स हैं जो अभी डेवलपिंग पाथ पर हैं, या अभी डेवलप्ड नहीं हुई हैं, या अभी डेवलपिंग पाथ पर है। और एक तरफ है जैसे हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हैं, वो उसको हम डेवलप्ड वर्ल्ड कहते हैं। तो अब इनके बीच में क्या होता है, आपस में ट्रेड चल रहा होता है। और अब जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो डेवलपिंग वर्ल्ड को एक्सप्लॉइट ना करे, उनको अब देखिए ना, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कंप्यूटर जो इन्वेंट किया अमेरिका ने किया। अगर अमेरिका साफ तरीके से मना कर दे कि मैं अपनी जो है वो नहीं दूंगा, इनको कंप्यूटर के बारे में इनको इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, तो क्या होगा, है ना। तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यही चीज़ों को, प्रॉब्लम को हल करने के लिए ही ऐसे जैसे एजेंसी जो है वो वर्क करती है। जैसे हमने पीछे देखा कि एजुकेशन की ट्रांसमिट होनी चाहिए, साइंस की ट्रांसमिट होनी चाहिए, है ना। वैसे ही जो गाइज आपका ये ट्रेड और डेवलपमेंट का लेकर कंसेप्ट है, कंट्रीज आपस में किस तरीके से ट्रेड कर रही हैं। जैसे अब आप देखते हो कि उधर की करेंसी कुछ है, यहाँ की करेंसी कुछ है, तो कैसे आपस में ट्रेड करना है, बैलेंस ट्रेड होना चाहिए, सब कुछ प्रॉपर वे में होना चाहिए। और एक्सप्लॉइट भी नहीं होनी चाहिए डेवलप कंट्रीज, हमेशा उनकी जो इकोनॉमी है वो एक्सेलरेट करती रहे, हमेशा बढ़ती रहे। इसको लेकर ही ये एजेंसी जो है वो फॉर्म हुई थी, कब, आपकी 1964 में। उसके बाद गाइस एक और एजेंसी है आपकी यूनाइटेड नेशन की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम लोग IMF भी कहते हैं। IMF की बात की जाए तो इसको एस्टेब्लिश किया गया है राइट, जब UN को फॉर्म किया गया था 1945 में। और इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं गाइस, वॉशिंगटन DC में है। और इसका पर्पस क्या है, टू प्रमोट इंटरनेशनली मॉनेटरी कॉर्पोरेशन। लोग जो हैं आपस में किस तरीके से पैसे को लेकर जो है कॉर्पोरेशन रखते हैं, ठीक है, IMF उसी को लेकर जो है वो बात करता है, ठीक है ना। ट्रेड में जितना भी मॉनेटरी जो कॉर्पोरेशन होगा, मॉनेटरी होगा मनी के बेस पर, मनी के बेस पर जो भी कॉर्पोरेशन लोगों का आपस में रहेगा, वो सारा का सारा कौन देखता है, आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वही देखता है गाइस, ठीक है। चलिए, आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो। बस इनके एजेंसीज वगैरह याद रखिएगा, एजेंसीज में आपको हेडक्वार्टर्स याद होने चाहिए और इसके एस्टेब्लिशमेंट की डेट भी होनी चाहिए। हाँ, कभी कभी जो है वो पूछा भी जाता है कि बताइए ये इनके पर्पस क्या है। चलिए गाइस, नेक्स्ट जो अगर हम टॉपिक को डिस्कस करें वो आ रहा है आपका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। देखिए, अब यूनाइटेड नेशन जो है आपका, वो उसने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बात की हुई है अपनी एक एजेंसी के द्वारा, जिसको हम इन्वायरमेंटल प्रोग्राम कहते हैं। इसको बनाया गया है 1972 में और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं दैट इज इन निरोबी में इसके जो हैं वो हेडक्वार्टर्स है। इसका पर्पस क्या है गाइस, प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब ह्यूमन इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हम सब की कोऑपरेशन का होना बहुत जरूरी है। हर एक इंसान अगर ये सोचे कि नहीं मैं जो है कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अगर जैसे हम कोई गाड़ी चला रहे हैं, पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, तो हर इंसान जो कंट्रीब्यूट करता है इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने के लिए, तो ये एक ऐसी एजेंसी है जो बात करती है इंटरनेशनल लेवल पर कि हम सब लोगों को मिलकर ही इन्वायरमेंट को बचाना होगा, बिकॉज दिस इज द ओनली प्लैनेट जहां पर हम रह सकते हैं। ऐसा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे अगर आप आज गांव में रहते हो, कल को आपकी जॉब लगेगी, आप वहां से माइग्रेशन ले सकते हो, सिटी आ सकते हो, कहीं पे जा सकते हो, लेकिन जब पूरा इन्वायरमेंट ही गंदा हो जाएगा आपके अर्थ का, उसके बाद आप कहां जाओगे। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि दिस इज द ओनली होम जहां हम रह सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास और कोई भी जगह जो है वो रहने की नहीं है। इसीलिए हम सबको जो है वो कोऑपरेशन में काम करना है, खासकर जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है उसके लिए। नेक्स्ट ये कहता है इंटरनेशनल बैंक ऑफ फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इबर्ड जिसको कहा जाता है गाय। इबर्ड की बात की जाए तो इबर्ड को फॉर्म किया गया है 1945 में और ये कहां पर इसके हेडक्वार्टर्स हैं, वॉशिंगटन DC में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और इसके पर्पस को अगर देखा जाए तो इसको पर्पस इसका क्या था, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ मेंबर्स बाय फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट कैपिटल्स बाय प्रोवाइडिंग देम लोन्स। अब इसने कहा कि यूएन के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी भी कंट्रीज ने यूएन के चार्टर को साइन किया हुआ है, उन कंट्रीज के बीच में क्या करना है, फैसिलिटेटिंग करना है इन्वेस्टमेंट। उनको हमने फैसिलिटेट करना है कि आप इन्वेस्टमेंट करो बिजनेस को लेकर, ऑफ कैपिटल्स को, बाय प्रोवाइडिंग लोन्स, उनको लोन्स देने हैं। बेसिकली ये जो आपका इबर्ड है ये बैंक है और ये बैंक क्या करता है, लोन देता है। जिस भी कंट्री को
लोन की ज़रूरत है कि हमें कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कोई जैसे जम्मू में भी आप देखोगे बर्ड के बहुत सारे जो हैं प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हाईवेज के हैं, पुल के हैं, इतने सारे प्रोडक्ट हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, उनसे जो है पैसा लेकर आते हैं लोन पर, ताकि अपने देश की डेवलपमेंट कर सके। लेकिन कंडीशन क्या है कि आप यूएन के मेंबर होने चाहिए। इफ यू आर नॉट द मेंबर ऑफ यूएन, अगर आप यूएन चार्टर ने आपने साइन नहीं किया है, आपको कोई भी जो है वो लोन इशू नहीं करेगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये किस पे काम कर रही है? मैरीटाइम, मतलब जो मैरीटाइम है आपकी, इसको हम इमको कहते हैं। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1958 में की गई थी। हेडक्वार्टर्स इसके लंदन में है और ये प्रमोट करता है कोऑपरेशन, कि हम लोगों को कोऑपरेशन में रहना है। कहां पर? ऑन टेक्निकल मैटर्स पर ऑफ मैरीटाइम सेफ्टी। मैरीटाइम सेफ्टी भी हमने देनी है, नेविगेशन भी करनी है। एंड एनकरेज एंटी पोल्यूटेंट मेजर्स, हमने जो है टेक्निकल मैटर्स में जो है, जैसे हम लोग नेविगेशन करते हैं, समुद्रों में से ट्रेड कर रहे हैं, फिश पकड़ रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो ये बेसिकली उसी चीज को देखती है, नेविगेशन को देखती है हमारे। साथ ही साथ ये हमारे किस चीज को देख रही है? टेक्निकल मैटर्स को भी देख रही है मैरीटाइम के। और साथ ही साथ ये कहती है कि हमें एंटी पोल्यूशन मेजर्स भी ये डिस्कस करती है कि किस तरीके से जो है हम ट्रेड तो कर रहे हैं, लेकिन हमें बड़े सोच समझ कर ट्रेड करना चाहिए। ठीक है ना? तो बेसिकली ये इसको आपने याद रखना है, यहां पर किस तरीके मैरीटाइम सेफ्टी के लिए और नेविगेशन के लिए, इसको ऐसे याद रखना है, बस इतने इसको याद रखेगा। ठीक है, यहां पर मैरीटाइम है तो मैरीटाइम को याद रखेगा, ये सी के साथ डील करता है। ठीक है, सी में जो भी हम कर रहे हैं, सी में चाहे ट्रेड कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। उसके बाद आता है आपका यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। ये इंपॉर्टेंट है गाइस। यूएनएफपीए जो है, इसको एस्टेब्लिश किया गया है 1967 में और इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं गाइस? आपके न्यूयॉर्क में। पर्पस देखें तो ये स्टडी करेगा पॉपुलेशन डायनामिक्स को, कलेक्टिंग पॉपुलेशन डाटा कलेक्ट करेगा, फॉर्मुलेटिंग एंड इवॉल्विंग पॉपुलेशन पॉलिसीज, फैमिली प्लानिंग एंड रिलेटेड प्रोग्राम। अब आपके पता है आजकल की जो प्रॉब्लम है इस बढ़ते दौर में, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पोल्यूशन को कंट्रोल करना। पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में, फिर भी ये एजेंसी यूएन की जो है वो इस तरीके से काम कर रही है ताकि ये पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम दे लोगों को, या जिस भी तरीके से ये लोगों को समझा सकती है, ये कोशिश कर रही है आपके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। कितनी पॉपुलेशन हमारी साल में बढ़ी, कितनी मर गई, कितने आए, कितने गए, है ना, किस तरीके से वो चेंज करता है, उसके ग्राफ्स कैसे चेंज हो रहे हैं, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपका यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज जो एजेंसी है ये कर रही है अंडर यूएन के। ठीक है गाइस, आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई हो। ठीक है ना? चलिए अब आ रहे हैं गाइज आपके एमसीक्यूज। ठीक है, जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए उसमें से किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाते हैं, इन्हीं को लेकर हमने जो है वो बात करनी है आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले ये आ रहा है द हेड ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज एट। तो कहां पर है गाइज इसके हेडक्वार्टर्स आपके? बताइए। आईएलओ के, अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिनेविया। ठीक है, कैसे याद रखना है? ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो इट्स इन जिनेविया। ठीक है, चलिए, तो ये कहां पर है? आपके जिनेविया में है। ठीक है, ये देखिए जिनेविया में। ठीक है, आईएलओ कहां पर है? जिनेविया में। और कौन था वहां पर? वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। विच स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन इज लिस्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट? इनमें से कौन सी जो आपकी एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो वर्क करती है यूएनओ के साथ वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर? गाइस ये तो आप बहुत बार पढ़ चुके हो, इसलिए मैं ये आपको होमवर्क दूंगा। ये मुझे आप जो है वो कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ऐसी कौन सी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएनओ की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर जो है वो लिस्ट करती है। ठीक है, या मुझे बताओ, क्योंकि आप पढ़ते रहते हो। ये साइट यूएन उसने जी उसके अंदर हेरिटेज साइट के अंदर आ गई है ना? तो क्यों है, क्या है वो, किसके अंदर आता है, वो आप मुझे इसमें बताओगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम? गाइस यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, इज नॉट द, अगर मतलब इनमें से कौन सा फंक्शन है जो यूएनडीपी जो है आपका वो नहीं कर रहा है? तो रिडक्शन की बात तो ये करता है, एनर्जी एंड इन्वायरमेंट की भी कर रहा है, एंड क्राइसिस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रिकवरी। तो जो रिफ्यूजीज को लेकर जो बात हो रही है, रिफ्यूजीज के लिए मैंने बताया था ना अपना कमीशन है, उसके लिए कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। ठीक है, तो वो उसके लिए काम करता है। तो ये जो है यूएनडीपी जो है वो
रिफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करने की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। उसके बाद आ रहा है गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूएन एजेंसी फोकस ऑन पॉवर्टी रिडक्शन, जो पॉवर्टी रिडक्शन पे बात कर रहा है एंड द इंप्रूवमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड, और वो बात कर रहा है कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो जो है वो सबका जो है वो सही होना चाहिए तमाम दुनिया पर। तो इसका राइट आंसर क्या आ रहा है गाइस? आपका राइट आंसर है आपका वर्ल्ड बैंक। याद रखिए, वर्ल्ड बैंक के बारे में मैं आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड बैंक है वो पॉवर्टी रिडक्शन की बात करता है, साथ ही साथ इंप्रूवमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड की जो है वो बात कर रहा है आपका। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ रहा है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ की अगर बात की जाए, जो आपका आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इसके हेड ऑफिस कहां पर है? तो इसका हेड ऑफिस कहां पर है गाइस? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 5 है दैट इज सी, दैट इज इन वॉशिंगटन। कहां पर है? आपके वॉशिंगटन पर है। ठीक है, चलिए एक बार देख ही लेते हैं। तो अभी आपको मैंने बताया आईएलओ का, ठीक है, आईएमएफ। तो आईएमएफ कहां पर है गाइस? अभी हमने इसको देखा, ओके, इस इन वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, तो ऐसे इसको आपने याद रखना है। ठीक है गाइस, कहां पर है इसका? वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, राइट आंसर क्या है आपका? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है ना, तो ऐसे आप जो है इन क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है गाइस आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड सेंटर फॉर कोऑपरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड। बताइए कौन सा है? न्यूक्लियर फील्ड मैंने आपको बताया था ना, एटॉमिक जो वो बात कर रहे थे, तो कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड सेंटर फॉर कोऑपरेशन इन न्यूक्लियर फील्ड? ऑप्शंस आर ए IAEA, CTBT, ICAO, CTBTO। तो इसका राइट आंसर क्या बन रहा है गाइज? आपका राइट आंसर बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए। अब गाइज आपका यहां पर एक और होमवर्क है। होमवर्क क्या है? देखिए, मैंने तो यहां पे शॉर्ट फॉर्म्स लिखी है ना, AEI, जो IAEA है ये है। ठीक है, अब ये जितनी भी है, चाहे CTBT है, CTBTO है, ICO है, इनकी जो फुल फॉर्म है वो आप देखोगे। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म जो है वो आप देखोगे, क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म्स के बारे में भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स आ रही हैं इनकी फुल तरीके से एब्रिविएशन को जरूर देखिएगा गाइस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज आईएलओ एस्टेब्लिश्ड? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को कब बनाया गया है? ऑप्शंस आर 1942, 1927, 1919 और 1930। तो राइट आंसर क्या है गाइस इसका? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1919 में आईएलओ को फॉर्म किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईएमएफ? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेड ऑफिस कहां पर है? तो इसका हेड ऑफिस कहां पर है? तो मैंने अभी आपको बताया, इट्स इन वॉशिंगटन डीसी गाइस। ठीक है, वॉशिंगटन में इसका जो है वो हेड ऑफिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन विच कंट्री द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का जो हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो कहां पर सिचुएटेड है? ऑप्शंस आर यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज इट्स इज इन फ्रांस। फ्रांस में जो है वो यूनेस्को का जो है वो हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, आईसीजे स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, कहां पर है इसके हेडक्वार्टर्स? द ऑप्शन नंबर ए, द ह्यूग जो करके है जगह, वहां पर जो है इसके हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है गाइस, तो ये थे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट आपके आज के क्वेश्चंस, प्लस हमने कुछ आपके एजेंसी जो देखी यूनाइटेड नेशन की। एंड आई होप के ये चीजें जो हैं वो आपके लिए
काफी जो हैं वो हेल्पफुल साबित रहे, आपके जितने भी डाउट्स हैं गाइस वो क्लियर हो चुके हों। देखिए ये ना मतलब अगर आप पढ़ने पे जाओगे तो ये एजेंसीज बहुत बड़ी बड़ी, इनके वर्क को डिफाइन करोगे तो बहुत बड़े बड़े मतलब इसमें आपको टाइम लग जाएगा। सिंपल आपने याद रखना इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, किस पर्पस को लेकर ये बना है एंड इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है। हाँ, और इनकी फुल फॉर्म्स जो हैं वो क्या होती हैं, जैसे ILO क्या स्टैंड कर रहा है, WHO क्या स्टैंड कर रहा है, यूनेस्को क्या स्टैंड कर रहा है, UNTAD जो है वो क्या स्टैंड कर रहा है, वो चीजें आपने देखनी है गाइस, ठीक है। सो गाइस ये थे आज का हमारा टॉपिक, और इस टॉपिक की आपको PDF हमारे JK एग्जाम क्रैकर ऐप में मिल जाएगी, आपको उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और मॉक टेस्ट भी आपको वहां पर मिलेंगे। फॉर फर्दर अपडेट गाइस स्टे ट्यून विद JK एग्जाम क्रैकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर पे रहिए एंड स्टे बी सेफ एंड हैव अ नाइस डे गाइस। थैंक यू सो मच।